जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज 7 मार्च 2022 में क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है वो हम देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में अगर हम देखें तो इंडियाज डिफिकल्ट इवैक्यूएशन चैलेंज इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन उसके बाद हाउ मेनी टाइगर्स आर टू मेनी इसको हम कवर करेंगे। देन उसके बाद ऑटोक्रेट्स एंड ऑयल एंड फिजिकल फॉर डिजिटल। तो ये सब आर्टिकल्स एडिटोरियल्स है जो हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो काफी दिलचस्प वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर शुरू करने से पहले ये जो कंट्री है ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए। लास्ट लेक्चर में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया था बढ़ चढ़कर, इसीलिए यहाँ पर मैंने फिर से वही क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आप हर एक इंसान अगर यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो सोचिए कि आपका कितना ज़्यादा फायदा होगा। तो ज़रूर यहाँ पर इसका जवाब जो है वो लिखिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर इंडियाज डिफिकल्ट इवैक्यूएशन चैलेंज जो है सुमी में, इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। देन उसके बाद हाउ मेनी टाइगर्स आर टू मेनी, कितने टाइगर जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सुंदरबन जो है उसके सिलसिले में यहाँ पर ये आर्टिकल बात कर रहा है। रशिया जो अलाय है बेलारूस और उसका जो रोल है यूक्रेन वॉर में। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम मैप देखते हैं तो यहाँ पर हमें रशिया जो है ये देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें यूक्रेन जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पोलैंड जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो कलर इसमें मार्क किया गया है ये है बेलारूस। अभी अगर आप न्यूज़ जो है वो फॉलो कर रहे हो, जो वॉर चल रहा है उनके बीच में, मतलब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है वो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपने सुना होगा कई बार कि यहाँ पर जो बेलारूस है वहां से स्ट्राइक जो है वो किया जा रहा है। बेलारूस जो है जो पहले नॉन न्यूक्लियर एक कंट्री था, अब उसने अपना नॉन न्यूक्लियर वाला जो फंडा है उसको त्याग दिया है। अब वो भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन जो है वो कर रहा है। ये सारी चीजें आपने कई बार सुनी होगी। उसी के साथ साथ जो पीस टॉक हो रहे हैं वो भी यहाँ पर इसी जगह पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली बेलारूस जो है वो क्या है, इतना क्या उसका रोल है यहाँ पर इस पूरी इसमें। देखिए यहाँ पर इस चीज को शॉर्ट में समझेंगे, क्या है, हमें पीएचडी नहीं करनी है इस पर। तो शॉर्ट में इसको समझेंगे कि भाई मसला क्या है। देखिए बेलारूस जो है ना वो यहाँ पर रशिया का बहुत ही खास है। ठीक है, मतलब एक समझ लो कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो यहाँ पर दम मगर मतलब क्या है, सैंक्शंस। कि भाई रशिया जो है उसकी यहाँ पर बेलारूस कंटिन्यूसली मदद करता रहता है अलग अलग फॉर्म में। भले उसके सोल्जर जो है वो यहाँ पर भेज देता है, भले उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल करने देता है, मतलब सारे ही तरीके से। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि बेलारूस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रो रशियन हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ अग्रीमेंट वग्रीमेंट भी साइन किए हुए हैं कि भाई हम जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। तो बेसिकली एक अग्रीमेंट जो है वो एक पीसफुल ट्रीटी का है कि हम यहाँ पर दोनों अलाय रहेंगे। लेकिन एक बात समझ लो कि यहाँ पर जो रशिया है उसके अंडर में एक ऑटोनोमस तरीके से बेलारूस जो है वो काम करता है कि जैसे रशिया बोलेगा वैसा यहाँ पर बेलारूस करेगा। और इसी का नतीजा हमें देखने को मिलता है कि जो भी वोटिंग हुई है उसमें रशिया के फेवर में, मतलब एब्सटेंड करना अलग बात है, इंडिया ने एब्सटेंड कर दिया था कि हम वोट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर बेलारूस जो उसने वोट किया और रशिया के फेवर में किया कि नहीं भाई रशिया जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। सैंक्शंस वैंक्शंस भी लगाए जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर रशिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बेलारूस हमें देखने को मिलता है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बेलारूस के बारे में देखने को मिलती है। और अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर बेलारूस जो है वो इतना ज्यादा यहाँ पर बढ़ चढ़कर रशिया के साथ समर्थन में हिस्सा ले रहा है इस वॉर में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑटोक्रेट ऑयल ये वाला अपन अच्छे तरीके से देखेंगे। सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर फिजिकल फॉर डिजिटल ये भी हम आर्टिकल देखने वाले हैं। ड्राइंग द फ्यूचर ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। द फायर नेक्स्ट टाइम अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लेसन दैट काउंट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली आज एडिटोरियल पेज जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम देखते हैं आइडियाज पेज उसमें से कुछ भी खास एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं निकल रहा है। अभी वीडियो शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिलाते हैं। यहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, व्हाट नॉट सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जीएस 1 2 3 4 हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, मजा आ जाएगा आप सभी को। तो डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर सबसे पहली न्यूज आर्टिकल पर आते हैं, डिफिकल्टी इन स्विमिंग। तो यहाँ पर आपके सामने जो मैप है वो आपको नजर आ रहा है। कौन सा मैप है आपको समझ में आ गया होगा भाई। जो रेड इसमें है वो रशिया है और जो ब्लू इसमें है वो यूक्रेन है और जो येलो इसमें आपको नजर आ रहा है वो क्या है, वो है क्रीमिया, जिसको 2014 में जो रशिया है उसने एनेक्स कर लिया था। अब जो क्रीमिया है उसी के नीचे जो सी है वो सी कौन सा है, ये भी सी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, वो है ब्लैक सी। ब्लैक सी के नीचे कौन सी कंट्री आती है भाई, टर्की आती है।
टर्की ने ही तो यहाँ पर बैन लगाया था ना कि भाई ब्लैक सी में जो रशिया है उसके शिप हम चलने नहीं देंगे, है ना। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो एस्टिमेट किया जा रहा है 700 इंडियंस जो है मोस्टली स्टूडेंट्स वो यहाँ पर सुमी में स्टक है, ठीक है, और वो वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा है। अब सुमी कहाँ पर है, जो यूक्रेन है उस मैप पर कहाँ पर है, उससे पहले एक एमसीक्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपको सॉल्व करना है। उसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि विच करेंसी ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की करेंसी क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, करेंसी जो है वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूक्रेन का जो मैप है वो हमने कई बार देखा हुआ है, अगेन एक बार यहाँ पर यूक्रेन का मैप देख लीजिए। अब यहाँ पर यूक्रेन का मैप है, ये कैपिटल हमें कीव देखने को मिलती है, यहाँ पर खार्किव जहाँ पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही थी, बम्बार्डिंग चल रही थी, जो स्टूडेंट्स है वो फंसे हुए थे। ये ईस्टर्न साइड है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमें फंसे हुए देखने को मिलते हैं। तो बट ऑब्वियसली कि यहाँ पर सुमी की जब हम बात करें तो वो भी ईस्टर्न साइड में ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो नदी है, सबसे बड़ी नदी जो यूक्रेन है उसकी हमें देखने को मिलती है, और इस पर भी मैंने एमसीक्यू जो है वो आपको पूछा हुआ था। देन यहाँ पर नीचे आपको क्रीमिया देखने को मिलता है, यहाँ पर ब्लैक सी जो है वो देखने को मिलता है, इस तरफ रशिया जो है वो देखने को मिलता है। जो ईस्टर्न साइड है रशिया का ये यहाँ पर प्रो रशियन देखने को मिलता है ना। तो इस तरीके से ये पूरा डिस्प्यूटेड टेरिटरी आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से पूरे यूक्रेन का मैप है जो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। ये ऊपर जो है आपको बेलारूस जो है वो नजर आ रहा है ना। मिन्स्क 1 मिन्स्क 2 याद कीजिए, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जो अग्रीमेंट्स हो रहे थे उसको मिन्स्क कहा जा रहा था। मिन्स्क 1 अग्रीमेंट, मिन्स्क 2 अग्रीमेंट क्यों, यहाँ पर बेलारूस में हो रही थी इसीलिए उसको मिन्स्क 1 मिन्स्क 2 कहा जा रहा था। दोनों यहाँ पर फेल हो गई थी, तो मतलब वो भी जो पीसफुल ट्रीटी है वो भी बेलारूस में हो रही थी, है ना। देन इस तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें पोलैंड जो है वो देखने को मिलता है। तो ये कंट्रीज जो है वो आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, मैप बेस्ड एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम सुमी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जो पॉलिटिकल मैप है बेसिकली वो देख सकते हो यूक्रेन का। तो यहाँ पर कीव जो कैपिटल है, एंड यहाँ पर हमें सुमी जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो सदर्न साइड है यहाँ पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं हमें फंसे हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सुमी जो 350 किलोमीटर ईस्ट है कीव के, यहाँ पर आप देख सकते हो 350 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कीव, 180 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ खार्किव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड, वेस्ट मतलब ये वाली साइड, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाली साइड। तो बेसिकली खार्किव जो है उसके नॉर्थ वेस्ट 180 किलोमीटर में देखने को मिलती है। अब ये इंडिया के इवैक्यूएशन एफर्ट का सेंटर बना हुआ है। पहले खार्किव जो है ये हमें देखने को मिल रहा था, अब यहाँ पर सुमी जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, तो देखिए जो 700 के आसपास स्टूडेंट जो है, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के, वो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिले, है ना। और उसी के साथ यहाँ पर जो जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जब वो वहाँ पर रह रहे थे तो बॉम्ब धमाके की उन्होंने आवाज़ सुनी, जो इंडियन एम्बेसी है वो हेल्प नहीं कर पा रही थी। तो वही बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सीधा रास्ते से निकल गए कि चलो हम यहाँ पर चलते हुए जाएंगे, है ना। भारत माता की जय बोलते हुए कई सारे वीडियोस जो है वो सरफेस्ड हुए। उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर जो इंडियन एम्बेसी उन्होंने हेल्प करने का यहाँ पर वादा किया। अब ये जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज यहाँ पर हो जाती है। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो यूक्रेन मीडिया जो है रिपोर्ट कर रही थी यहाँ पर इस चीज को कि रशियन फोर्सेस जो है उन्होंने यहाँ पर जो सुमी है उसमें जो एक प्रोविंस है, ठीक है, उसको ओब्लास्ट प्रोविंस कहा जाता है, उसको यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। जो मैंने आपको बोला था वही यहाँ ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर कैप्चर कर लिया है रशिया जो है उसके द्वारा, और काफी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर हो रहे हैं। अब रशिया का कंट्रोल अगर आप देखोगे तो जो बेसिकली रशिया का कंट्रोल है उन जगहों पर जो रेसिडेंट्स है, जो यूक्रेन के लोग हैं, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे, खाना लेने के लिए बोलिए, एसेंशियल्स लेने के लिए बोलिए, शॉप जो है वो भी यहाँ पर लूट मचा चुकी है। जो यहाँ पर समझ लीजिए अक्रॉस द सिटी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, अगर कोई बच्चे हैं उनके लिए मेडिकल इमरजेंसी है तो वहां पर जाने दे रहे हैं, नहीं तो उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर भी कब्जा जो है वो रशिया ने पूरी तरीके से कर लिया है। अभी चैलेंजेस अगर हम देखते हैं इवैक्यूएशन के लिए तो कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि यहाँ पर सुमी अगर आप देखोगे तो मिडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना। यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं पड़ रहा है। सीज फायर की थोड़ी बहुत बात हुई थी कि सीज फायर जो कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में सीज फायर जो है बेसिकली देखने को नहीं मिला, है ना। तुरंत यहाँ पर सीज फायर किया गया एंड वो मतलब फिर से शुरू हो गई बम्बार्डिंग। तो ये देखने को मिल रहा है। ये काफी कोल्ड है, स्नोई है और विंडी है। मतलब अगर आप देखोगे 6 PM लोकल टाइम ऑन संडे टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस था। तो इससे आप समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट है यहाँ पर चलना भी। मतलब -1 डिग्री सेल्सियस में अगर आप रास्ते पर निकल रहे हो ना, कितनी भी आप जैकेट पहन लो, मुझे एक्सपीरियंस है, जब मैं यूरोप गया था उस समय पर जो ठंड है वो इतनी भयानक थी कि पहले वो थर्मल होता है वो पहनना, देन उसके ऊपर टी शर्ट पहनना, देन उसके ऊपर स्वेट शर्ट पहनना, देन उसके ऊपर जैकेट पहनना एंड हैंड ग्लोव्स पहनना, स्टिल कपकपा रहा था मैं।
तो उस तरीके से यहाँ पर उस समय तो माइनस में भी टेम्परेचर नहीं था, तो यहाँ पर तो माइनस में सोचिए क्या हालत होती होगी। डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पर, जो प्रॉपर हीटिंग है, वाटर है, ये ना रहने के साथ इतना चलना, क्योंकि 60 किलोमीटर अवे है रशियन बॉर्डर, तो इतना दूर चलना यहाँ पर काफी मुश्किल हो जाता है ना। फुट पर इस तरीके की वेदर में चलना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेन चैलेंज जो है वो है यहाँ पर वॉयलेंस, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन, कि भाई यहाँ पर नॉर्मल नहीं है। अगर ठीक है चलना है हमको 60 किलोमीटर, रुक रुक के हम चल चल के चल जाएंगे, लेकिन भाई कब ऊपर से कोई धमाका आ जाए वो भी नहीं बता सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पूरा मसला है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं कि हाउ मेनी टाइगर्स आर टू मेनी। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो टाइगर्स है उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है, कई चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई उनको वहाँ पर उनका प्रे मिल रहा है या नहीं। प्रे मतलब जो खाते हैं वो मिल रहा है या नहीं, फूड वेब सही तरीके से कंप्लीट हो रहा है या नहीं। सोचिए कि अगर यहाँ पर टाइगर है, उसको जो जो इसको खाता है वो है ही नहीं जंगल में, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट, तो अवेबिलिटी ऑफ फूड एंड स्पेस इज द प्राइमरी फैक्टर। दूसरा, स्पेस भी रहना चाहिए, नहीं तो समझ लो कि एक वन वन 1 फुट बाय 1 फुट का यहाँ पर जंगल है, ठीक है, उसमें एक टाइगर ही नहीं समा रहा है और उसमें हिरण भी है, तो क्या वहाँ का जंगल में राजा बना रहेगा? नहीं बना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो फूड है, उसका जो खाना है, प्लस यहाँ पर जो स्पेस है, ये दोनों यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं कि टाइगर जो है फॉरेस्ट में कितने रहने चाहिए, ठीक है। एंड ऑफन फूड इज स्पेस फॉर द टाइगर। अब यहाँ पर अगर अब टाइगर की बात हो रही है, यहाँ पर लायन की नहीं, प्राइमरी फाइंडिंग जो यहाँ पर की गई है WWII के द्वारा, उसने सजेस्ट किया कि डेंसिटी ऑफ टाइगर जो है सुंदरबन में, सुंदरबन पता है वेस्ट बंगाल, सुंदरबन जो है वो यहाँ पर अपनी कैरिंग कैपेसिटी के रिच पर पहुंच चुका है ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब इसका बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है, बहुत ही सिंपल है, कि यहाँ पर जंगल है। अब ये जंगल में समझ लो कि यहाँ पर शेर जो है वो यहाँ पर स्पेस के हिसाब से, खाने के हिसाब से यहाँ पर 3 और 3 6 आ सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर 8 आ गए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर अगर और बढ़ जाते हैं, ठीक है, और शेर बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा, ये अब ये कंपटीशन बढ़ गई। लिमिटेड रिसोर्सेस, यहाँ पर हिरण जो है वो तो काफी कम रहेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज पे अब यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो क्या होगा, अब ये बाकी के जो शेर है जिनको नहीं मिल पा रहे हैं, ये बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो वो गाँव में जाएंगे, गाँव में जाएंगे तो ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर अब रीच पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर सर्ज हो सकते हैं। तो बेसिकली ये बोलना है यहाँ पर ऑथर का। अभी इसमें जो वास्ट रेंज है ये यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं। मेल अगर हम देखते हैं, जो पुरुष है वो यहाँ पर स्ट्राइव करते हैं टू कंट्रोल मल्टीपल फीमेल्स, बहुत सारी फीमेल जो है उनको यहाँ पर स्मॉलर रेंज में। एंड हाउ फार अ टाइगर यहाँ पर डिटरमाइन करता है जो रेंज है, कि प्रे जो है वो कितने ज़्यादा है। जितने ज़्यादा प्रे रहेंगे, जितने ज़्यादा, अब मैं बोलने के लिए अलग अलग इसको खाते हैं, लेकिन हिरण मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ कि भाई कितने हिरण है वो यहाँ पर डिटरमाइन करता है। बहुत ज़्यादा हिरण है तो भाई बहुत अच्छे से रहेंगे, है ना। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कॉज है या इफेक्ट है। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस जो है एज अ क्लासिकल थियरीज वो इस तरीके से जाती है, फ्रीक्वेंट यहाँ पर डिस्पर्सल जो है टाइगर का, ठीक है, लीडिंग टू हायर लेवल ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रिजर्व्ड पेरिफेरी में। तो यहाँ पर टाइगर जो है जितना यहाँ पर डिस्पर्स होगा, जितना यहाँ पर विस्तार होगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो अभी हमने यहाँ पर देखा था, है ना। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो आप सोचिए कि जो टाइगर है, टाइगर यहाँ पर बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर आप देखोगे ह्यूमंस जो अपने हैबिटेट है उसको इंक्रीज कर रहा है, तो उससे जो फॉरेस्ट है वो श्रिंक हो रहे हैं। तो ये कॉज है जिसकी वजह से भी ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो मतलब ह्यूमंस आर कॉज एंड इफेक्ट ऑल्सो, जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। फिजिकल स्पेस एंड बायोलॉजिकल जो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स ऑब्वियसली यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई कैपेसिटी जो टाइगर की कितनी रहेगी, क्योंकि उसका एरिया कितना है, वहाँ पर खाने की चीज़ें कितनी है ना, ये सभी यहाँ पर डिपेंड करता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो क्रूशल रोल प्ले करता है कि डिस्पर्सल जो है वो कितना यहाँ पर टॉलरेट किया जाएगा लोगों के द्वारा। एक और चीज़ जो यहाँ पर देखी जाती है कि लोगों के द्वारा कितना टॉलरेट किया जाएगा।
नहीं तो इंसान जो है वो क्या है, खतरा है जिंदगी को, चलो मार दो भाई, टाइगर्स को यहाँ पर मार दो, टाइगर्स को मार देंगे तो फिर मतलब नहीं बनेगा, तो वो भी उनकी तादाद खत्म हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये स्पेस एंड प्रे इनको डिपेंड करता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर ह्यूमंस पर भी डिपेंड करता है ना। लोकल जो अराउंड डिवर्ट रहते हैं वो कैसे पॉलिसी बनाते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, उस पर भी यहाँ पर निर्भर करता है कि भाई टाइगर जो उनकी तादाद किस तरीके से रहेगी। अभी वे अहेड में क्या हो सकता है, तो आर्टिफिशियली जो प्रे है उनकी बूस्टिंग करना, ठीक है, कि प्रे जो है मतलब टाइगर है उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ानी किसी जगह पर, तो प्रे जो है हिरण वहां पर लाकर खड़ा कर दो, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये बेसिकली काउंटर प्रोडक्टिव है, कितना बढ़ाओगे, है ना, कितना लेकर आओगे, हैबिटेट चेंज कर रहे हो आप तो उसमें भी क्या मतलब बनेगा। अम्ब्रेला इफेक्ट जो है यहाँ पर कंजर्वेशन के लिए, मतलब ये काफी बेनिफिशियल होता है, इंक्रीज एरिया ऑक्यूपाइड बाय द टाइगर, मतलब भाई सब एक ही इसमें लेकर आ जाओ, है ना। ये नेवर बीन इजी टू शेयर स्पेस विद द वाइल्ड लाइफ पर्टिकुलरली कार्निवोरस, जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है डिपेंड होता है लोकल परसेप्शन ऑफ एनिमल, जो एनिमल है उसका लोकल परसेप्शन किस तरीके का है, कि भाई लोग जो है वो सीधा मारना चाहते हैं, है ना, ये भी वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो कई सारे ऐसी प्रजातियां हैं जो ह्यूमंस के सामने आते ही सीधा उन्होंने मार दिया और वो एक्सटिंक्ट हो गए, तो ये भी होता है। अल्टीमेटली लोग जो है सुंदरबन के वो डिसाइड करेंगे कि टाइगर जो है किस तरीके से अकोमोडेट कर सकता है उनके नेबरहुड में, तो यहाँ पर लोगों के हाथ में बहुत कुछ है, लोग चाहे तो पूरी प्रजाति को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये चीज देखने को मिलती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ऑटोक्रेट्स एंड ऑयल। बेसिकली इसमें बात की जा रही है इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेनियन क्राइसिस ऑन एनर्जी सेक्टर, जो हमारी एनर्जी सेक्टर है उस पर क्या यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा। तो एनर्जी वॉलेटिलिटी जो हो रही है यहाँ पर, है ना, क्रूड ऑयल प्राइसेस, नेचुरल गैस, तो जो वॉलेटिलिटी हो रही है, इंडिया ने यहाँ पर रिजर्व बनाने चाहिए। पाइपलाइन जो है ईरान तुर्कमेनिस्तान के साथ जो कर रहे हैं वो यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर स्थापित की जानी चाहिए। तो बेसिकली इसमें अगर हम देखते हैं तो जो प्राइजेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइजेस, इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस अगर हम देखते हैं तो $83 पर बैरल हमें देखने को मिलता है। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो 116 पर बैरल देखने को मिल रही है, लेकिन ये अभी भी कम है। अगर हम 2008 की बात करते हैं तो वहाँ पर $145 पर बैरल थे, है ना, और एवरेज अगर हम देखते हैं तो $100 पर बैरल था। मतलब क्या है, अभी भी यहाँ पर प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, तो ये हमें यहाँ पर इससे देखने को मिलता है कि अभी भी ये मत मानो कि बहुत बढ़ चुके हैं और बढ़ने वाले हैं। प्राइस ट्रेजेक्टरी जो है ये यहाँ पर किस पर डिपेंड करती है, जो प्राइस यहाँ पर बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं किस पर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन कितना चलेगा कॉन्फ्लिक्ट का, भाई कितने 10-12 दिन हो चुके हैं और कितना चलने वाला है, जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है उसकी क्या इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। भाई लोग अगर डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइजेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। सप्लाई मेजर्स कैसे रहेंगे, सप्लाई अगर कम हो रहा है तो प्राइजेस एकदम हाई हो जाते हैं, तो सप्लाई किस तरह, सप्लाई किस पर डिपेंड करता है, जो यहाँ पर ओपेक कंट्रीज है, जो यहाँ पर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल ये सप्लाई करते हैं, तो ये कितना यहाँ पर अगर सप्लाई कट कर प्रोडक्शन कट कर दिया तो सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे प्राइजेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये भी चीज जो है यहाँ पर डिपेंड करती है। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो 4 फीचर सबसे प्रोमिनेंट है। पहला है टाइटनिंग एनर्जी एम्ब्रेस ऑफ रशिया एंड चाइना। रशिया एंड चाइना जो है यहाँ पर बेसिकली समझ लो कि एनर्जी का टाइटनिंग कर रहे हैं। लास्ट वीक यहाँ पर जो एक अग्रीमेंट है साइन हुआ है कि सेकेंड गैस पाइपलाइन जो है यहाँ पर बिछाई जाएगी, पावर ऑफ साइबेरिया 2। पावर ऑफ साइबेरिया 1 जो है ये यहाँ पर चाइना में गैस जो है वो सप्लाई कर रहा है सिंस 2019, तो अब ये 2 भी यहाँ पर रखा जा रहा है। तो इनके बीच में यहाँ पर अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इनके बीच में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, इनके बीच में यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। तो भाई बाकी जगहों पर सप्लाई जो है क्या वो कम हो जाएगा, बाकी जगहों पर जो डिमांड है वो तो हाई चली रही है, तो अब यहाँ पर सप्लाई कैसे होगा। ऑलरेडी रशिया जो है उस पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो क्या परिणाम होंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इमर्जेंस ऑफ यूएस, ये यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है ऑयल का पूरी दुनिया में, पोटेंशियल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गया है एलएनजी का, ठीक है। ये कैपेसिटी है कि यहाँ पर सप्लाई शॉर्टफॉल जो है उसको यहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा उसको यहाँ पर वो कम कर सके, है ना। लेकिन ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है क्या, नहीं, जो कॉर्पोरेट्स है उनके द्वारा किया जाता है। और इसीलिए जो मार्केट फोर्सेस है उस पर डिपेंड करेगा, मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड मतलब जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सके उतना ज़्यादा लो, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे तो इंक्रीज प्राइजेस पर बेचो, इन्फ्लेटेड प्राइजेस पर बेचो, उस पर ये रहेगा, है ना। तो मतलब बेसिकली क्या रहेगा कि सप्लाई जो है उनकी तरफ जाएगा जो हाईएस्ट बीडर है, मतलब जो बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारा इतने इसमें खरीदने को तैयार हूँ, उसको वहां पर माल जो है वो सप्लाई किया जाएगा, तो ये चीज निकल कर आती है। देन तीसरा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सऊदी अरेबिया जो है वो अब यहाँ पर क्रूड ऑयल मार्केट कैसे स्विंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर ओपेक कंट्रीज है,
उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा तो प्राइजेस जो है वो यहाँ पर इन्फ्लेटेड हो जाएंगे। तो जब भी उनको प्रॉफिट कमाना होता है, ओपेक कंट्रीज क्या करती है, सप्लाई जो है उसको कम कर देती है, जिससे क्या होता है, प्राइजेस हाई हो जाते हैं और उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। एक मोनोपोली बनी हुई है ना, तो ये चीज़ जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यूएस ने प्रेशराइज किया सऊदी को कि वो अपना वॉल्यूम जो है मार्केट में ये लेकर आए, है ना। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हरकत ना करी जिससे कि डिसरप्शन जो है, वॉलेटिलिटी है वो देखने को मिले। देन यहाँ पर फाइनली जो यहाँ पर चाइना है वो रेयर अर्थ मिनरल एंड कंपोनेंट जो यहाँ पर ट्रांजिशन जो है क्लीन एनर्जी सिस्टम का उसकी तरफ जाने के लिए हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये भी है कि रेयर अर्थ जो मटेरियल है उनका यहाँ पर चाइना किस तरीके से यहाँ पर हेल्प करता है, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, है ना। क्लीन एनर्जी सिस्टम में ट्रांजिशन के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये भी चीज़ चाइना पर डिपेंड करती है कि वो कैसे सप्लाई करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो प्रोडक्ट्स है रेयर अर्थ एलिमेंट वो हमें चाइना में देखने को मिलता है। तो जहाँ पर किसी देश की मोनोपोली है उसमें उसकी जो प्राइजेस डिसाइड करने की मोनोपोली है ये भी काफ़ी हाई होती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर वे फॉरवर्ड देखते हैं। तो पहला है कि जो कंटिन्यूइंग वॉलेटिलिटी है उसके अराउंड हमने यहाँ पर हमारी पॉलिसी जो है उसको बनाना चाहिए कि कैसे हमारी पॉलिसी रहे, कैसे हम यहाँ पर इसको टैकल करें। हमें ऑलरेडी पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उस हिसाब से हमने हमारी पॉलिसीज जो है वो बनानी चाहिए। दूसरा है स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि क्या है, देखो अभी हमारे पास कुछ ऑयल आया है, ठीक है, ये ऑयल हमने इस्तेमाल कर लिया। देन नेक्स्ट ऑयल कंसाइनमेंट मंगाना है, उसमें ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, तो मतलब क्या होगा, हमें यहाँ पर इन्फ्लेटेड प्राइस पर मिलेगी। लेकिन अगर हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना लिया कि भाई यहाँ पर हमने ऑयल जो है वो मंगा लिया है, हमने यहाँ पर इसमें से इतना स्टोर करके रख दिया है, देन यहाँ पर बाहर के जो है वो अब यहाँ पर इन्फ्लेटेड प्राइस है, तब तक हम ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये मतलब स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है बनाने चाहिए। तीसरा कंजर्वेशन जो है, तुर्कमेनिस्तान ईरान ट्रांजिशन गैस पाइपलाइन उसको यहाँ पर रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ज़बरदस्त पाइपलाइन है जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। फास्ट फॉरवर्ड एफर्ट जो है, सप्लाई चेन डिपेंडेंसी जो है चाइना पर मिनरल्स के लिए, कंपोनेंट्स के लिए, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, उसको यहाँ पर हमें थोड़ा डीकपल करना पड़ेगा। फाइनली साइकोलॉजिस्ट टू गेट बेटर फिक्स ऑन लॉजिक दैट ड्राइव द डिसीजन ऑफ एनर्जी ऑटोक्रेट्स। भाई एनर्जी के तो ऑटोक्रेट्स है यहाँ पर कि हमारे हिसाब से एनर्जी चलेगी, हमारे हिसाब से एनर्जी के प्राइस चलेंगे, उसमें भी यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल टच जो है वो लाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब पूरा आर्टिकल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर यहाँ पर बढ़ते हैं, फिजिकल फॉर डिजिटल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे नॉन टेक एलिमेंट्स जैसे कि कम्युनिटी एंगेजमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया, ये इंपॉर्टेंट है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में मोबाइल है, लैपटॉप्स है, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, वो तो हमें हेल्प कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ यहाँ पर डिजिटल जाना इम्पॉर्टेंट है या डिजिटल हम कैसे जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बेसिकली क्या है, उसके पीछे आता है गवर्नेंस, कि बच्चे पैदा करना ये अलग बात है, बच्चों को पालना ये अलग बात है। तो बच्चे पैदा करना इट्स पेरेंटहुड, बच्चों को पालना ये पेरेंटिंग। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो बनाना अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, गवर्नेंस। तो यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी गवर्नेंस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ चीज़ें जो है वो एम्फेसिस किया गया है बजट में डिजिटल के इस पर, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो मतलब जो एस्पेक्ट पे बात नहीं की गई है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि हमने अभी देखा है जब ऑनलाइन हम स्विच हुए उस समय पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास डिजिटल जाने का वो था ही नहीं, जिससे बच्चे जो है वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाए। अगर हम गाँव में देखते हैं तो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कैसे बच्चे लेक्चर अटेंड करेंगे। तो छूट गए ना, स्कूल से बाहर निकल गए, स्कूल से बाहर निकल के दूसरी जगह पर काम करना शुरू कर दिया कि चलो भाई टाइम है तुम्हारे पास, अब काम करना शुरू कर दो। तो अब फिर से जब स्कूल शुरू हो रही है तो ड्रॉप आउट रेट इतना बढ़ गया है क्योंकि अब वो काम छोड़कर आना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI जिसको हम कहते हैं ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आप ID बोलिए, डिजिटल ID पेमेंट, डिजिटल एक्सचेंजेस पेमेंट जो हम करते हैं ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। देन उसके बाद जो इंटरकनेक्टेड डेटा सिस्टम सेक्टर्स जैसे कि हमें हेल्थ देखने को मिलता है, एजुकेशन देखने को, सोशल प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, ये यहाँ पर डिलीवरी कैसी होगी इसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है ना। अब इसमें अगर आप देखोगे डिजिटल हेल्थ इस साल के बजट में जो यहाँ पर DPIs है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये 4 की अनाउंसमेंट बनाता है। पहला है हेल्थ में ओपन प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल
रजिस्ट्रीज, डिजिटल रजिस्ट्री करने के लिए ओपन प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पर हर चीज़ जो है वहीं की वहीं पर रहेगी, है ना। हम जो बार बार लेकर जाते हैं रिपोर्ट्स, वो सब की जरूरत नहीं रहेगी। यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी एंड रोबस्ट कंसेंट फ्रेमवर्क, कि भाई आपका कंसेंट लिया जाएगा, है ना, कि आप अगर मानते हो कि आपका डेटा शेयर किया जाना चाहिए तो ही आपका डेटा शेयर होगा। स्किलिंग में डिजिटल इकोसिस्टम जो है स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, ये हेल्प करेगी अपस्किल करने के लिए। स्किल इंडिया अपस्किल करेगा, आपको स्किल मिलती है तो आपको जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यहाँ पर जो मूवमेंट है गुड्स की अक्रॉस ट्रांसपोर्ट, वो यहाँ पर सही तरीके से देखा जा सकता है। एंड ट्रैवल के लिए ओपन सोर्स यहाँ पर लाया जा रहा है, सीमलेस ट्रैवल के लिए पैसेंजर की, कि रुकने की जरूरत ना पड़े, रुकावट की यहाँ पर जरूरत ना पड़े। तो ये कुछ एस्पेक्ट लाए गए हैं डिजिटल से रिलेटेड। अब इसमें नॉन टेक लेयर जो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये तो टेक लेयर हो गई, नॉन टेक लेयर क्या है? नॉन टेक लेयर में आता है सबसे पहले तो कि यहाँ पर जो डेटा है सभी यूजर्स का, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। ये आता है गवर्नेंस में, कि भाई डेटा को प्रिजर्व करके रखना, है ना, कि जो एजेंसी को हम यहाँ पर दे रहे हैं कि भाई डेटा जो है वो स्टोर करके रखा जाए, वो एजेंसी अगर दुप्पल निकली तो उसने अगर डेटा जो है वो सेल कर दिया, तो डेटा बहुत महंगे महंगे दामों में सेल होता है ना। एंड देन उसका गैर इस्तेमाल हो रहा हो तो जो पैसेज है रिड्यूस डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये काफ़ी इम्पेरेटिव है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर जो कंसेंट है उसके बियॉन्ड हमें जाने की जरूरत है। कंसेंट क्या है? कंसेंट हम ले लेते हैं, उसमें एक लाइन डाल देते हैं कि भाई आपका कंसेंट है, और उसमें टर्म एंड कौन पढ़ता है? टर्म्स एंड कंडीशन। तो कंसेंट जो है वो हर कोई देता है, बाद में फिर समस्याएं जो है वो क्रिएट होती है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल डिवाइड जो है उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है, कि भाई यहाँ पर क्या है, जो जेंडर डिवाइड है वो भी देखने को मिलता है, जो यहाँ पर सोशल डिवाइड है वो भी देखने को मिलता है। जेंडर इसमें अगर आप देखोगे तो इंडियन वुमेन जो है 15% लेस लाइकली टू अर्न अ मोबाइल फोन एंड 33% लेस लाइकली टू यूज इंटरनेट सर्विस। तो मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कम मोबाइल इस्तेमाल करती है, कम इंटरनेट इस्तेमाल करती है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं जो गरीब इंसान है उसके पास यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए डेटा नहीं होता है ना। तो ये यहाँ पर समस्याएं हमें देखने को मिलती है, इसका भी निवारण यहाँ पर होना चाहिए। देन फाइनली आता है कि हम जैसे जैसे फ्रंटियर में जाते हैं डिजिटाइजेशन के, इंडिया जो उसने यहाँ पर एंकर इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करना चाहिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए। जैसे कि आधार है वो एंकर्ड किया जा रहा है UIDAI के द्वारा, एंड आयुष्मान भारत जो है वो एंकर्ड किया जा रहा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। और यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है, अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पर एंकरिंग के लिए रहनी चाहिए, कि जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर फेक नहीं होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशन है वो इसका गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो बहुत सारा डेटा उसके पास आ जाता है, तो वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारे आर्टिकल्स खत्म होते हैं आज के, और वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पर आप विजिट कीजिए theamacademy.in, ये वेबसाइट, यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, फाउंडेशन कोर्सेज, मजा आ जाएगा आप सभी को। यहाँ पर आप देख सकते हो फाउंडेशन कोर्सेज, इस पर जाओगे वेरियस फाउंडेशन कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।